जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 5 फरवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर सीरीज का हमारा 6ठा एपिसोड है दोस्तों। प्रतिदिन आपको करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा, आपको वीडियो अंत तक देखना है। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। तो ये फ्रांस बन चुका है दोस्तों। यूपीआई को ये स्वीकार करेगा। यूपीआई क्या होता है? तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है दोस्तों, जिसकी शुरुआत जो है ये 2016 में हुई है। 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई है। किसने किया है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है यूपीआई की शुरुआत। याद रखना है आपको इस बात का। यूपीआई पेमेंट क्या होता है दोस्तों? तो ये जो होता है कैशलेस पेमेंट होता है। जैसे वर्तमान में हम लोग जो है फोन पे करते हैं या फिर पेटीएम करते हैं। पेटीएम बंद होने वाला है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। 29 फरवरी तक लास्ट डेट है इसकी। 29 फरवरी 2024 को पेटीएम बंद हो जाएगा। तो पेटीएम करते हैं, फोन पे करते हैं, जो भी करते हैं ये सब कैशलेस ट्रांजेक्शन है। कैशलेस ट्रांजेक्शन है, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन है ये। तो ये इसका है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रांस ने भी यूपीआई को स्वीकार कर लिया है, और वहाँ पर जैसे एफिल टावर देखने जाते हैं या कोई भी प्रयोजन के लिए वहाँ पर ये कैशलेस जो है पेमेंट हो सकेगा यूपीआई के थ्रू। आपको ध्यान रखना है ये यूपीआई के तरफ से जो है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और लायरा कंपनी, एक है लायरा कंपनी, इन दोनों कंपनी के बीच समझौता हुआ है। एनपीसीआई और लायरा कंपनी के बीच समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। याद रखना है उसके तहत ही। अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि क्या इससे पहले भी कोई जो विदेश में हमारे यूपीआई को स्वीकार किया है, तो किया है। सिंगापुर किया है दोस्तों, सिंगापुर ने भी किया है, यूएई किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि नेपाल भी किया है, भूटान भी किया है दोस्तों, श्रीलंका भी किया है, याद रखना। और कौन किया है? ब्रिटेन ने भी किया है। याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब फ्रांस की बात आती है यहाँ पर दोस्तों कि फ्रांस ने स्वीकार किया, प्रश्न का राइट आंसर है हमारा। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल है। याद रखना है आपको, गैब्रियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री है और युवा प्रधानमंत्री हैं ये, युवा प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, जो 75वें गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इंटरपोल का मुख्यालय भी लियोन्स फ्रांस में ही है दोस्तों। लियोन्स फ्रांस में है। ये किसका हेडक्वार्टर है? इंटरपोल का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आईएमएफ का नवीनतम देश एंडोरा है। याद रखना है आपको। हमारा प्रश्न था यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो फ्रांस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी, सी और डी गलत है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों यहाँ पर। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? ये उत्तराखंड की नियुक्त हुई है दोस्तों। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये रितु बहरी बन चुकी है उत्तराखंड की। अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि क्या इससे पहले कोई हाईकोर्ट की महिला जज बनी है, तो हाँ बनी है। अभी वर्तमान में भी है दोस्तों। गुजरात हाईकोर्ट की सुनीता अग्रवाल है। वर्तमान में सुनीता अग्रवाल भी गुजरात हाईकोर्ट की है। अगर हम कहेंगे कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है पूरे देश की अब तक, तो ये अन्ना चंडी है। अन्ना चंडी आपको ध्यान रखना है, अन्ना चंडी नाम नहीं भूलना है। ये केरला हाई कोर्ट की जो है ये पहली महिला न्यायाधीश है दोस्तों। मुख्य नहीं है, मुख्य कहेंगे तो लीला सेठ है हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की। और वर्तमान में ये जो है वर्तमान में ये बन चुकी है रितु बहरी न्यायमूर्ति, और ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज बनी है। और जो है प्रथम ये गुजरात हाई कोर्ट की सुनीता अग्रवाल है, मुख्य न्यायाधीश है दोनों दोस्तों वर्तमान में ये। दोस्तों आपको ध्यान रखना है
यहाँ पर कि इनकी नियुक्ति किसने किया है, तो राष्ट्रपति ने किया है। राष्ट्रपति ने नियुक्ति किया है। शपथ किसने दिलवाया है दोस्तों, तो वहाँ के राज्यपाल, उत्तराखंड के राज्यपाल ने दिलवाया है, गुरमीत सिंह ने। याद रखना इस बात को कि अपॉइंटमेंट हाईकोर्ट के जज को कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति, जबकि शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। और किस आर्टिकल में राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है, अगर आर्टिकल आ जाए कि किस आर्टिकल में, तो 217 आर्टिकल में जो है कि राष्ट्रपति किसका नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज का नियुक्ति करेगा। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। अभी हाल फिलहाल में फातिमा बीबी का निधन हो चुका है दोस्तों। फातिमा बीबी का भी ध्यान रखना है। ये फर्स्ट न्यायाधीश है, फर्स्ट न्यायाधीश है। कहाँ की दोस्तों, तो ये महिला न्यायाधीश है। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। और हाल फिलहाल में इनको अवार्ड भी मिला है दोस्तों। हाल फिलहाल में इनको सम्मानित किया गया है पद्म श्री से। फातिमा बीबी को पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है इनको। और उसके बाद केरल का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, केरल का सर्वोच्च सम्मान दूसरे नंबर का, ये इनको मिला है। हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, हमारा प्रश्न था न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, आपको अंत तक वीडियो देखना है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 3 है। हाल ही में रोल्स रॉयल ने भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है, गोवा शिपयार्ड, DRDO, GRAC या फिर इसरो। आपको ध्यान रखना इस प्रश्न का राइट आंसर GRAC है। GRAC मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड। आपको समझना है कि ये MTU S4000 क्या है, तो ये समुद्री इंजन है दोस्तों, समुद्री इंजन। इसको बनाने के लिए किन दो कंपनियों के बीच समझौता हुआ है, तो ये GRAC के बीच समझौता हुआ है दोस्तों। याद रखना है, याद रखना है दोस्तों, याद रखना है इस प्रश्न का दोस्तों कि ये समझौता GRAC का हुआ है और किसके साथ हुआ है, तो ये रोल्स रॉयल के साथ हुआ है। दोनों के बीच समझौता हुआ है। समझौता करके ये क्या करेंगे, तो MTU S4000 जो है समुद्री इंजन का निर्माण करेंगे। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, GRAC का, तो कोलकाता में है। ये कोलकाता में ये कंपनी का हेडक्वार्टर है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर समुद्री इंजन बनेगा, तो ना ये कलकत्ता में नहीं बनेगा, ये रांची झारखंड में बनेगा दोस्तों। याद रखना, रांची झारखंड में ये बनेगा। हमारा प्रश्न था दोस्तों कि MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए रोल्स रॉयल ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये GRAC के साथ, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता के साथ समझौता किया है। कुछ प्रश्न यहाँ से निकलते हैं दोस्तों जिस पर हम विचार करेंगे। जैसे कि एक हमने पढ़ा है करंट अफेयर में C295। ये C295 क्या है, तो ये हेलीकॉप्टर है। इसका निर्माण के लिए किसके किसके भी समझौता हुआ था, तो टाटा प्लस एयरबेस। टाटा प्लस एयरबेस, एयरबेस कहाँ की कंपनी है, तो ये फ्रांस की कंपनी है। और ये दोनों मिलकर ये C295 हेलीकॉप्टर का निर्माण कहाँ करेंगे, तो ये वडोदरा गुजरात में करेंगे। याद रखना आपको, वडोदरा गुजरात में करेंगे दोनों मिलकर के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक चर्चा में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, हमने पढ़ा भी है। ये टाइटन जो है, टाइटन पनडुब्बी है दोस्तों, टाइटन पनडुब्बी ये अभी डूब गई है। और इस पनडुब्बी का निर्माण किसने किया है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ओशियन गेट कंपनी। ओशियन गेट कंपनी, ये मलबा देखने गए थे दोस्तों, जो टाइटैनिक जहाज था उसी का मलबा देखने कौन गया था, तो ये टाइटन पनडुब्बी गया था। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने टाइटन पनडुब्बी गया, जिसका निर्माण ओशियन गेट कंपनी के किया है, और ये जा कर के डूब गया। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्र यान के लिए मत्स्य 6000 है, समुद्र यान के लिए मत्स्य 6000 है दोस्तों, मत्स्य 6000, ये मत्स्य
6,000 समुद्रयान के लिए। और इसका निर्माण किसने किया है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है। समुद्र की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अल्टीमीटर ये ऊंचाई नापने के लिए समुद्र का, और गहराई नापने के लिए आपको पता होना चाहिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना है। और प्रतिदिन आपको करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा दोस्तों। ये GRACA गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न 4 हमारा है, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, बांग्लादेश है। दोस्तों ये 2024-25 का बजट, अभी अंतरिम बजट जिसको निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, और ये 6ठी बार किया है। 5 बार पूर्णकालीन बजट पेश किया है, ये अंतरिम बजट 6 बार हो गया। इसमें बजट में जो है सबसे ज़्यादा हमने सहायता किसको दिया है? तो इस भूटान देश को दिया है। अतः हमारा प्रश्न का राइट आंसर भुगतान हो जाएगा। कितना हमने रुपया दिया है इनको दोस्तों? 2069 करोड़ रुपया। 2069 करोड़ रुपया का सहायता भुगतान हम भूटान को करेंगे। ये भारत सरकार करेगी दोस्तों, याद रखना। और सबसे ज़्यादा इसी को ही हम कर रहे हैं। ऐसे तो हम नेपाल को भी कर रहे हैं, मालदीव को भी कर रहे हैं, लेकिन नेपाल को हम दे रहे हैं कितना दोस्तों? 700 करोड़ मात्र। और मालदीव को भी हम दे रहे हैं 600 करोड़ मात्र। सबसे ज़्यादा हम 2069 करोड़ दे रहे हैं, इनके लगभग 3 गुना। और ये भुगतान हम किसको करेंगे? तो भूटान को करेंगे। आपको ध्यान रखना है, बजट का प्रश्न है दोस्तों। कुछ बजट से बात हम कर लेते हैं। अभी अंतरिम बजट भी पेश हुआ है, जो 1 फरवरी 2024 को पारित हुआ है 11 बजे दिन में। और निर्मला सीतारमण जी ने 58 मिनट का भाषण दिया है। सबसे छोटा इनका बजट भाषण यही रहा है। इन्होंने मंत्र भी दिया है दोस्तों, याद रखना है। मंत्र क्या दिया है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र दिया है। और इस मंत्र के साथ हमको चलना है। और @ 2047 को हमको भारत को विकासशील से क्या बनाना है? विकसित भारत बनाना है। ये मंत्र इन्होंने दिया है। इसमें 3D की बात की है दोस्तों, वो 3D पिक्चर वाला नहीं, ये 3D दोस्तों, 3D डेमोक्रेसी। फर्स्ट डी से डेमोक्रेसी हो गया, सेकंड डी से क्या हो गया दोस्तों? सेकंड डी से हो गया यहाँ पर डाइवर्सिटी हो गया। और थर्ड डी जो है, इससे क्या हो गया? डेमोग्राफी। मतलब विकसित भारत देश हमको बनाने के लिए हमारे पास क्या हथियार है? तो ये डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र हैं। उसके बाद लोकतंत्र के बाद डाइवर्सिटी है, विभिन्नता अनेकता में एकता है। और डेमोग्राफी हमारी जनसंख्या है। और इसी के बल पर हम क्या करेंगे? भारत को @ 2047 मतलब 100 साल आज़ादी के बाद हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। अभी अमृतकाल चल रहा है 25 साल का, और 25 साल के बाद हम 2047 में भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इसके लिए इन्होंने मंत्र भी दिया है दोस्तों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक बात और इन्होंने डेफिनेशन भी बदल दी है दोस्तों। हम लोग अभी तक GDP पढ़ते थे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो तो पढ़ना ही है। लेकिन एक और बात इन्होंने कह दिया है, GDP का फुल फॉर्म गवर्नेंस। G से गवर्नेंस, D से डेवलपमेंट, और P से क्या होता है? P से परफॉर्मेंस। ये भी इन्होंने इसकी जो है परिभाषा बताई है। शॉर्ट फॉर्म हम कहेंगे, फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। इन बात का आपको ध्यान रखना है। हमारा प्रश्न था दोस्तों कि अंतरिम बजट 24-25 के अनुसार सबसे ज़्यादा हमने किसको दिया है मदद करेंगे? तो भूटान को 2069 करोड़ रुपया, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 5 है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों,
हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र। आपको ध्यान रखना है कि ये तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ रखा है, तो ये उड़ीसा में रखा है, संबलपुर जिला में है दोस्तों, संबलपुर जिला में है ये उड़ीसा के। और यहाँ पर पीएम गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और इसकी आधारशिला उद्घाटन किया है। याद रखना है आप इस बात को। इसकी क्षमता कितनी होने वाली है ये तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की? तो 800 मेगावाट के 3 पावर प्लांट यहाँ पर लगेंगे, तो 2400 मेगावाट का उत्पादन होगा। 2400 मेगावाट का विद्युत यहाँ पर उत्पादन होने वाला है। कहाँ पर? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में, जो उड़ीसा में है। अतः हमारे प्रश्न का उत्तर उड़ीसा हो जाएगा। कौन बनाएगा ये विद्युत? कौन कंपनी ने ठेका लिया है दोस्तों? तो ये नेवली लिग्नाइट लिमिटेड ने, नेवली लिग्नाइट लिमिटेड ने ये ठेका लिया है, ये ठेका पूरा करेगी। समझ जाइए। कुछ हम परियोजना के बारे में पढ़ लेंगे दोस्तों। एक होता है माता टीला, आपने सुना होगा माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना आपने सुना है। ये परियोजना किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का परियोजना है दोस्तों, चिनाब नदी का। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर पे कौन कौन सी परियोजना है? अगर ये प्रश्न आता है तो इस पर 4 परियोजना महत्वपूर्ण है। एक तो सलाल है, दूसरा जो है दुलहस्ती है, दुलहस्ती है, तीसरा बगलिहार है, बगलिहार है, चौथा रेटल है, चौथा रेटल है। कौन कौन सा? फिर दोहरा रहा हूँ दोस्तों, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, रेटल। ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर है, परंतु झेलम नदी पर है, झेलम नदी पर है। तो झेलम नदी पर उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना हो गया जम्मू कश्मीर, और सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, रेटल चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, आपको अंत तक देखना है दोस्तों। प्रश्न हमारा था तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो उड़ीसा में, संबलपुर जिला। चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? सर्वेक्षण पोत है ये। आईएनएस निर्देशक है, आईएनएस इम्फाल है, आईएनएस संशोधक है, या फिर आईएनएस संध्याक है? इस प्रश्न का राइट आंसर है आईएनएस संध्याक। आईएनएस संध्याक है दोस्तों। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर आईएनएस संध्याक हो जाएगा। इसका निर्माण कौन कर रहा है दोस्तों? तो ये भी जीआरएसी ही कर रहा है, जीआरएसी कर रहा है इसका निर्माण। गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड, कोलकाता। यह भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है, पहला सर्वेक्षण पोत भारत का पूछेगा तो आपको आईएनएस संध्याक ही आंसर देना है। याद रखना है, इसका जो है, इसको किसने शामिल किया है? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शामिल किया है। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेवी में शामिल कर लिया है राजनाथ सिंह ने, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और विशाखापट्टनम में शामिल किया है, विशाखापट्टनम नेवल बेस पर, नेवल बेस में शामिल इसको कर लिया है दोस्तों। कुछ हम प्रश्न देखेंगे दोस्तों जो करंट अफेयर के ही हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण हो रहा है, 6 डीजल पनडुब्बी, डीजल पनडुब्बी का निर्माण हो रहा है। प्रोजेक्ट 75 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन कौन से हैं? तो इसमें है कलवरी है, कलवरी है, दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा खांडेरी है, खांडेरी है, तीसरा क्या है? तीसरा करंज है, तीसरा करंज है, चौथा क्या है दोस्तों? चौथा वेला है, और पांचवा क्या है? पांचवा वागीर है, पांचवा वागीर है, और छठा क्या है? छठा वागसीर है, वागसीर है। पहला कलवरी है, दूसरा खंडेरी है, तीसरा करंज है, चौथा वेला है, पांचवा वागीर है, और छठा वागसीर है। अंतिम कौन सा है? तो वागसीर है। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई कर रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये 6 पनडुब्बी हैं
जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत हो रहा है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कुछ और चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि भारत का पहला एंटी सबमरीन जहाज पनडुब्बी रोधी जहाज कौन है? ये INS अर्नाला है। INS अर्नाला है, याद रखना। और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कहेगा तो INS विक्रांत। INS विक्रांत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं, हमारा प्रश्न था दोस्तों कि ये जो है पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, तो ये INS संध्याक है। राजनाथ सिंह ने इसको जो है शामिल किया है और विशाखापट्टनम में किया है। कौन इसका निर्माण कर रहा है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता, इसने निर्माण किया है। अब शामिल हो चुका है INS संध्याक। चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी। दोस्तों ये 4 फरवरी को मनाया गया है। इसकी शुरुआत कब से हो गई है? तो ये 2000 से ही हो गई है। 4 फरवरी 2000 ईस्वी से विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है और ये 2024 में भी 4 फरवरी को मनाया जा रहा है। सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 4 फरवरी 2000 को कहाँ मनाया गया था? तो ये फ्रांस, आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रांस से मनाया जा रहा है। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस से। अभी 2024 की बात करेंगे, इसका थीम क्या है? तो ये देखभाल के अंतर को कम करना, देखभाल के अंतर को कम करना, ये इसका थीम है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 फरवरी। अभी चर्चा में चला है दोस्तों एक सर्वाइकल कैंसर, ये बहुत ज़्यादा में चर्चा में चल रहा है। केवल महिला में होता है, ये पुरुष में नहीं होता है। क्योंकि यह कहाँ पर होता है? गर्भाशय की ग्रीवा पर होता है। किससे होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से दोस्तों। ये सर्वाइकल कैंसर किससे होता है? तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। ये याद रखना है इस बात का। और अभी इसका हमने वैक्सीन भी खोज लिया है दोस्तों, वैक्सीन भी हमने खोज लिया है और इस वैक्सीन का नाम है सर्वावेक। और ये अभी फ्री कर दिया है भारत सरकार ने। 9 से 14 साल की लड़कियों में ये फ्री कर दिया है बिल्कुल। सर्वावेक का जो इलाज है, ये इलाज है सर्वावेक दवाई, इसको वैक्सीन को फ्री कर दिया है भारत में। अगर हम कहेंगे कि स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी कहलाता है दोस्तों। कोशिकाओं की अनियंत्रित जो वृद्धि होती है, आपने देखा होगा अड़ोसी पड़ोसी बहुत होते हैं दोस्तों जिनको कैंसर का रोग हो जाता है, बहुत ही घातक ही ये। अगर मान लीजिए कोई घाव है, उसमें अनियंत्रित वृद्धि होती है, तो अंततः वो कैंसर का ही रूप ले लेता है दोस्तों, अंततः कैंसर का रूप ले लेता है। और उसको कहीं ना कहीं ऑपरेशन से ही अभी तक ठीक होता आ रहा है। लेकिन भारत ने अभी सर्वावेक कैंसर के लिए स्पेशली ये वैक्सीन खोजा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी 4 ही फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। वर्ल्ड टीबी दिवस आपको याद होगा 24 मार्च वर्ल्ड टीबी दिवस, और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हमारा प्रश्न था दोस्तों कि कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 4 फरवरी को हाल में मनाया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। वीडियो को अंत तक देखना है आपको दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना है। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा या रोहन बोपन्ना? ये मिल्खा सिंह को किया है मरणोपरांत। मिल्खा सिंह धावक हैं दोस्तों, ये धावक है बहुत बड़ी। अगर हम बहुत बड़े धावक हैं, इनके व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तो ये 1958 के जो एशियन गेम हुआ था, 1958 में जो एशियन गेम हुआ था, ये टोक्यो में हुआ था दोस्तों,
टोक्यो में, यहाँ पर भी ये गोल्ड मेडल लाए थे। और 1962 के जो एशियन गेम हुआ था जकार्ता में हुआ था, यहाँ पर भी ये लेकर के आए थे गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ में गेम में भी ये गोल्ड मेडल लेके आए हैं। ओलंपिक में दोस्तों रोम ओलंपिक में, ये रोम ओलंपिक कब हुआ था? 1860 में। 1960 में जो है ये रोम ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किए थे। ये पदक 1 से 3rd जो पदक होता है दोस्तों, उससे बाहर निकल गए थे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इनके साथ ये देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2 स्वर्ण पदक दिया है। एक तो मिल्खा सिंह को दिया है मरणोपरांत, और एक पीटी उषा को भी दिया है। पीटी उषा जो है अभी भारतीय ओलंपिक संघ के महिला अध्यक्ष है, प्रथम महिला अध्यक्ष अभी वर्तमान में भी है। याद रखना इस बात का आपको। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि अभी तक 2 मेडल हम कहेंगे कि ओलंपिक में किसको मिला है, तो ये पीवी सिंधु को महिला में। और पुरुष में किसको मिला है दोस्तों? तो सुशील कुमार को मिला है, अभी तिहाड़ जेल में ही है। याद रखना है। 2016 में रियो ओलंपिक में इनको मिला था सिल्वर मेडल, किसको? पीवी सिंधु को। और 2020 में अभी टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है 2020 का था, 2021 में हुआ है, इसमें भी जो है पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मिला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा प्रश्न यही था, इतना ही था। एक प्रश्न से हमने 10 प्रश्न हम बना रहे हैं दोस्तों यहाँ पर करेंट अफेयर, ताकि आपको याद हो जाए बार बार। हमारा उद्देश्य यही है कि हाल में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो मिल्खा सिंह को मरणोपरांत। चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। आपको प्रतिदिन करेंट अफेयर पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर, चैनल जाकिर सर लाइव पर। याद रखना इस चैनल का नाम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। प्रश्न है, हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न सम्मानित किया गया है? देखिए, कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये 49वां इनको मिला है, 49 वाला। और 50वां कहीं ना कहीं इनके बाद वाला तो मुरली मनोहर जोशी है, गलत है। लाल कृष्ण आडवाणी सही है, इनको 50वां मिला है। काशीराम गलत है, बाला साहब ठाकरे गलत है। लाल कृष्ण आडवाणी जो है दोस्तों, ये बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि बीजेपी के स्थापक में से ये एक हैं। इन्होंने जो है रथ यात्रा की भी शुरुआत की है। रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा इन्होंने शुरू किया है। ये बहुत ज़्यादा जो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, और इन्हीं को जो है 50वां भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तों। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये सबसे ज़्यादा समय तक गृह मंत्री भी रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसमें ये गृह मंत्री रहे सबसे ज़्यादा समय तक। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मात्र नहीं बन पाए, ये किसी कारणवश प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं। बहुत बड़ी ये बीजेपी के लीडर हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जो आए हैं व्यक्ति विशेष, ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और 49वां जो है भारत रत्न से इन्हीं को सम्मानित करने की घोषणा की गई है दोस्तों। याद रखिए इस बात का। कुछ हम अवार्ड भी यहाँ पर पढ़ लेंगे दोस्तों। जब अवार्ड का क्वेश्चन आ रहा है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई है, सबसे पहले किसको मिला है, तो ये 1954 में 3 व्यक्ति को मिला है। जो अधिकतम 3 व्यक्ति को मिल सकता है दोस्तों, अधिकतम 3 से ज़्यादा को नहीं मिल सकता है। 1954 में राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के हमारे राष्ट्रपति थे, राजगोपालाचारी और सीवी रमन, 3 व्यक्तित्व को मिला है। उसके बाद अगर विदेशी की बात करेंगे तो मात्र 2 विदेशी को अब तक मिला है।
नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के, और खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के। मदर टेरेसा को भी मिला है, परंतु वो विदेशी नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1948 में मदर टेरेसा को भारत का नागरिकता मिल चुका था। युगोस्लाविया देश की है, याद रखना है आपको इस बात को। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों कि अभी हाल फिलहाल में अभी जो पद्म विभूषण मिला है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जो है 26 जनवरी, ये किसको 5 व्यक्ति को मिला है, याद रखना है आपको। बैजंती माला भरतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद चिरंजीवी मेगा स्टार हैं, साउथ मेगा स्टार। अब बैजंती माला भरतनाट्यम तो दोनों साउथ से ही आ गए। उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी भरतनाट्यम कलाकार, तो ये भी साउथ से आ गए। और वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, ये भी साउथ से आ गए। तो कुल मिला के 4 व्यक्ति साउथ से यहाँ पर, बैजंती माला भरतनाट्यम कलाकार, चिरंजीवी साउथ मेगा स्टार, और पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम कलाकार, ये भी साउथ से। और वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, ये भी साउथ से, जो उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति। एक यहाँ पर और है दोस्तों, 5वें जो व्यक्ति हैं ये बिहार से हैं, बिंदेश्वरी पाठक ये बिहार से हैं दोस्तों। और सुलभ शौचालय का आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाते हैं तो इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं करते हैं, और इसके संस्थापक यही बिंदेश्वरी पाठक हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारा प्रश्न था कि कर्पूरी ठाकुर के बाद भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये लाल कृष्ण आडवाणी प्रश्न का सही उत्तर है। ए गलत है, सी गलत है, और बाला साहेब ठाकरे गलत है। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये हमारे क्लास का, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है। ये दृष्टिबाधित जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं दोस्तों, जो देख नहीं पाते हैं आँख से, वो भी उनके लिए ये जो है ट्रॉफी है T20 की नागेश ट्रॉफी, ये किसने जीती है। गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तो ये कर्नाटक ने जीती है। आपको याद रखना है कर्नाटक ने जीती है। ये प्रतियोगिता नागेश ट्रॉफी का कहाँ हुआ है T20 का, तो ये नागपुर में हुआ है, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। और दूसरे नंबर पर कौन आया है, तो दूसरे नंबर पर ये आंध्र प्रदेश आया है। 1 नंबर पर कर्नाटक, 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश आया है। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ हम ट्रॉफी देख लेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसे कि डुरंड कप विजेता। अभी डुरंड कप विजेता कौन बना है दोस्तों, मोहन बागान बना है, याद रखना है, डुरंड कप विजेता। अब विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है, हरियाणा। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हरियाणा जीता है। डेविस कप विजेता कौन बना है, डेविस कप विजेता इटली, याद रखना इटली बना है दोस्तों। अजलान शाह कप प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है, तो ये मलेशिया में होता है। मलेशिया में अजलान शाह कप बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत कांस्य पदक जीता है अजलान शाह कप में, कांस्य पदक, याद रखना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा प्रश्न यही था कि ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है, तो कर्नाटक ने जीती है आंध्र प्रदेश को हराकर। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम 1 लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी फायदा हो। और कभी भी सभी का फायदा हो दोस्तों, कभी भी वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों, अंत तक देखिए ताकि आपको वीडियो के बारे में पता चले। हम कम समय में दोस्तों संपूर्ण करंट अफेयर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिदिन जो है आपको एपिसोड के रूप में करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं प्रतिदिन की घटना चक्र है, एपिसोड ही बन रहा है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।